गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले भाग एक में आगम का सिद्धांत यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू हमने पढ़ा था। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू समझने के बाद हमने उसमें टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, इन तीनों के बीच में संबंध हमने ग्राफ द्वारा, कर्व के द्वारा हमने समझे थे। अब हम उसी में अगला भाग देखेंगे, रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स। विभिन्न प्रकार की जो बाजार व्यवस्था है उनके अंतर्गत रेवेन्यू फॉर्म यानी आगम जो है वो किस प्रकार कर्व के द्वारा हम समझाते हैं। अब मुख्य रूप से आप देखिए कि बाजार व्यवस्था तीन प्रकार की मुख्य रूप से यहाँ पर डिस्कस की गई है। परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता, और मोनोपोली एकाधिकार, और मोनोपोलिस्टिक, ये तीन मुख्य रूप से बाजार व्यवस्थाएं हैं। हमने इनके बारे में पहले डिटेल में पढ़ लिया था। यहाँ हम पहली बाजार व्यवस्था लेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। इसका कर्व आप देख रहे होंगे। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता का जो कर्व है उसमें नीचे आउटपुट आपका एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है और प्राइस यानी कि AR इज इक्वल टू प्राइस। तो प्राइस AR और MR, ये दोनों कर्व एक ही होंगे। यहाँ पर क्यों होंगे ये हम देखते हैं। ये जो कर्व है आपके सामने, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। इस स्थिति को हम कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक, पूर्ण जो है इलास्टिक है, लोचदार है। और इसका कारण देखिए, इस वजह से कितनी भी आप क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ाते जाइए, प्राइस रिमेन्स द सेम, प्राइस एक जैसा ही रहेगा। ऐसा क्यों है परफेक्ट कंपटीशन में? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में आप देखिए बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स होते हैं मार्केट में, विक्रेता और क्रेता। तो इस वजह से जो है एक फर्म प्राइस टेकर होती है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी फर्म्स होती हैं इंडस्ट्री में, और वो फर्म्स सभी जो है आपस में एक ही प्राइस पर बेचती है। कोई भी प्राइस में जरा सा भी हेरफेर जो करेगा तो उससे उसकी जो सेलिंग है, वो सेल है, वो गिर जाएगी। तो इसलिए वो ऐसा जोखिम नहीं लेता। वो एक प्राइस निर्धारित होता है और उसमें वेरिएशन वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंधा हुआ होता है। वो बहुत सेलर, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर्स मौजूद हैं। तो इसलिए परफेक्ट इलास्टिक यहाँ पर जो है, जो ये कर्व आप देखोगे ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो है अपने आप ही AR जो प्राइस फिक्स है, वो बिल्कुल MR के उस पे आता है। कितना ही उत्पादन बढ़ाते जाओ, जो प्राइस सेम है तो उनमें जो आप मार्जिनल या निकालोगे आप चेंज इन एवरी यूनिट, वो भी सेम आएगा। तो लगभग ये बराबर होता है, AR इक्वल्स टू MR। यहाँ सेलिंग एनी क्वांटिटी एट एनी प्राइस। ठीक है। अब आप अगला देखिए, ये है मोनोपोली या एकाधिकार। मोनोपोली में आपका कैसा यहाँ पर कर्व बनेगा, ये देख, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे रेवेन्यू यानी कि आगम। तो आगम का जो MR कर्व है वो बिल्कुल नीचे होगा AR से, यानी कि AR इज मोर देन MR। पर यहाँ दोनों ही जो है ऋणात्मक है और खड़ा स्लोप, बिल्कुल स्ट्रेट स्लोपिंग है, ऋणात्मक इनका ढलान है। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि यहाँ पर ओनली सिंगल सेलर होता है। ए फर्म इज ए प्राइस मेकर नॉट ए प्राइस टेकर। यहाँ पर जो फर्म है मोनोपोली में, वो सिंगल सेलर होता है। तो सिंगल सेलर होने के वजह से वो प्राइस मेकर होता है। तो वो जो मार्केट है उसमें जो है अपना प्राइस वो देखेगा कि जितना प्राइस वो कम करेगा तो उसकी सेल कितनी बढ़ सकती है, तो वो प्राइस कम करता जाता है, और उसकी वजह से जो है जो टोटल उसका प्रोडक्शन या आउटपुट या सेल बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर, और इसका एक और सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता मोनोपोली में। जबकि इसमें दूसरी फर्म आप देखोगे यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखिए, ये दोनों लगभग सेम ही नजर आते हैं, लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि मोनोपोलिस्टिक जो फॉर्म है वो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, इन दोनों का मिक्स्ड रूप है। यहाँ जहाँ आप देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जबकि मोनोपोली में एक ही सेलर, एकाधिकार होता है वस्तुओं को बेचने का। और यहाँ कोई, क्योंकि उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो पूर्णतः वो उसी एक सेलर पर निर्भर होते हैं।
जो ग्राहक है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ कुछ सेलर्स होते हैं, एक ना होकर कुछ सेलर्स होते हैं, लेकिन उन कुछ सेलर्स में थोड़ा कंपटीशन भी होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, यहाँ मेन क्या है, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, वो सेम प्रोडक्ट के, जैसे मान लो टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट, एक ही टूथपेस्ट के अलग अलग ब्रांड्स हो सकते हैं, तो यहाँ कंपटीशन फिर भी रहता है। तो कंपटीशन, जबकि यहाँ आपका बिल्कुल कंपटीशन नहीं है मोनोपोली में, यहाँ क्योंकि एक ही सेलर है। और यहाँ मोनोपोलिस्टिक में फ्यू सेलर, कुछ एक विक्रेता है, और विक्रेताओं का जो सामान है जो वो बेच रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के पूरक वस्तुएं भी हो सकती हैं, तो इसलिए उन्हें कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ वो प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं, प्राइस बढ़ाया घटा सकते हैं अपने सेल को बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्हें अपने जो क्लोज सब्स्टिट्यूट से उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ भी AR जो है वो ज्यादा है MR से, लेकिन आप स्लोप में देखेंगे कि यहाँ स्लोप जो है जेंटली है, यानी कि थोड़ा सा आप प्राइस बढ़ाकर अपनी सेल जो है, अपने आउटपुट को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, प्राइस को कम बढ़ा सकते हैं। जबकि यहाँ पर प्राइस भी आप देखिए उतना ही बढ़ा सकते हैं जितना कि आप सेल को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर दोनों में जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल लगभग प्राइस और आउटपुट में सेम ही आता है, जबकि यहाँ प्राइस कम बढ़ेगा और सेल को आप बढ़ा सकते हैं। यानी कि सेल पे आपका अधिकार है, कितना आउटपुट देना है, कितना नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ आइटम्स आप बढ़ाना है, लेकिन प्राइस जो है वो कम बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ क्लोज सब्स्टिट्यूट है और इससे उसके कस्टमर्स टूटने का उसे फर्म को डर रहता है। तो यहाँ जेंटली स्लोप है और पार्शियली ये इलास्टिक है। देखिए जेंटली स्लोप है ये, और पार्शियली इलास्टिक यानी कि इस कर्व के जैसा ही, इससे थोड़ा ही स्लैंटिंग है यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक में। तो ये आपने जो देखा कि आपका रेवेन्यू जो कर्व है वो किस तरह डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में बनता है। इसी बात को जो हमने कर्व में देखा था, इसी बात को अब हम शेड्यूल द्वारा देखते हैं कि विभिन्न मार्केट फॉर्म्स में शेड्यूल में हम कैसे उसको दिखा पाएंगे, उसी चीज को जो हमने कर्व में देखा था। देखिए परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता में जो शेड्यूल है वो किस प्रकार है। यहाँ पहला कॉलम दिखा था आउटपुट, द क्वांटिटी, और उसके बाद प्राइस, किस प्राइस पर उसे बेचा जा रहा है, और उसके बाद टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है, आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू इज जो आउटपुट आपने निकाला प्राइस पे आउटपुट, उसमें उसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि क्वांटिटी विद द प्राइस, उसको मल्टीप्लाई करके आपका टोटल रेवेन्यू निकला है। अगर इसी को आप एवरेज रेवेन्यू निकाला है, टोटल रेवेन्यू अपॉन में द क्वांटिटी, तो आपका वापस टोटल AR एवरेज रेवेन्यू निकल आता है। मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन द टोटल रेवेन्यू विद वन मोर यूनिट चेंज इन द टोटल रेवेन्यू। तो एक अतिरिक्त जब अगली जो यूनिट प्रोड्यूस होती है तो उसमें क्या डिफरेंस आता है, वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ देखिए प्राइस जो है सेम है, क्योंकि यहाँ परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो है फर्म इज ए प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर। यहाँ वो जो है कीमत वो निर्धारित नहीं कर पाती, क्योंकि उसके बहुत सारे सेलर्स हैं। तो यहाँ प्राइस जो है उसमें डिफरेंस नहीं हो पाता, प्राइस सेम ही रखना पड़ता है। क्वांटिटी को वो घटा बढ़ा सकती है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ देखिए ये डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पहली यूनिट से हम देखते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए समान आ रहा है, जबकि एवरेज रेवेन्यू सेम होने पर, प्राइस सेम होने पर टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और पर मार्जिनल रेवेन्यू सेम आ रहा है। ये टोटल रेवेन्यू माइनस वन मोर यूनिट, तो इसका डिफरेंस वो यहाँ पर आ रहा है। फिर अगले का सेम यही डिफरेंस, ये मार्जिनल रेवेन्यू। तो इस तरह आप देखेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, यहाँ दोनों बराबर आ रहे हैं। ये स्थिति हमने कर्व में देखी थी, जहां एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, इट इज परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ एकाधिकार प्रतियोगिता में आप देखिए, यहाँ आउटपुट क्वांटिटी है और ये प्राइस देखिए, और उसके बाद टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है 1 यूनिट पर, और यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू भी जो सीमांत आगम है वो भी आपका 10 है। तो अगली यूनिट जब हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, प्राइस बढ़ाने के साथ साथ तो क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो इसके साथ उसका जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, वो बढ़ जाता है। यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये आ गया 18।
जबकि मार्जिनल रेवेन्यू इन दोनों का डिफरेंस आप देखिए 8 आ रहा है यहाँ पर, जो कि घट रहा है और घटते घटते क्रम में जो है उनका डिफरेंस भी ज्यादा है, जबकि यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू प्राइस जो है वो घट रहा है, लेकिन उसके जो घटने की दर है वो कम है। इसीलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व मार्जिनल रेवेन्यू से ऊपर होता है, लेकिन दोनों का स्लोप नेगेटिवली स्लोप होता है, ऋणात्मक उनका ढाल होता है, जबकि एवरेज रेवेन्यू कर्व मार्जिनल रेवेन्यू से ऊपर होता है। तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है। यहां पर आप दूसरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखेंगे, यहाँ आउटपुट और प्राइस के साथ 10 यूनिट्स, जबकि अगली बार जो है आउटपुट बढ़ा और उसके साथ प्राइस भी कम किया, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है तो वो ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं कर सकता है। एकाधिकार की तरह वो एकदम 10 से 9 नहीं लाएगा, बल्कि थोड़ा सा ही कम कर पाएगा, क्योंकि वो परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता की तरह भी है। यहाँ कुछ एक सेलर्स हैं तो प्राइस में वो ज्यादा डिफरेंस नहीं करेगा। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की वजह से वो अपनी जो क्वालिटी बढ़ा सकता है, एडवर्टीजमेंट बढ़ा सकता है और सेल बढ़ाने के लिए वो प्राइस में थोड़ा सा कम एक अट्रैक्टिव पैकेज देगा, एक थोड़ा सा कम उसे कर देगा, लेकिन वो कम करने के बाद उसका टोटल प्रोडक्शन जो है बढ़ गया है, अच्छा बढ़ गया है। और यहाँ पर मार्जिनल भी जो है, मार्जिन भी उसको जो सीमांत आगम है वो भी उसको 10 से 9 पे कम हुई है। इसके बाद देखिए प्राइस फिर उसने कम किया, प्रोडक्शन जो आउटपुट है वो बढ़ाया और उसके बाद उसका टोटल रेवेन्यू जो है प्राइस इनटू आउटपुट, उसका टोटल रेवेन्यू 27 और यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू उसका 9 से 8 घट गया। जबकि यहाँ इसी क्रम में देखिए प्राइस और कम करने पर यहाँ टोटल प्रोडक्शन बढ़ा है और ये कम हुआ है। यानी कि हम अगर इसको सीक्वेंस वाइज देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा है, जबकि एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है, लेकिन वो कम दर से, घटती दर से। इसका मतलब है कि इलास्टिक स्टेज पर वो कर्व है, यानी कि उसका ढलान तो इस तरह ऋणात्मक है, लेकिन जो है थोड़ा स्लैंटिंग वे में है, यानी कि इस तरह सीधी लाइन की तरफ, परफेक्टली इलास्टिक की तरफ भी नहीं है और पूरी तरह जो है इन इलास्टिक की तरफ भी नहीं है, बीच में जो है स्लैंटिंग ढलान बनेगा इसका। तो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से। धन्यवाद।